हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ शरद कुमार मीना और आज हम स्टार्ट करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ मेल पिजन ट्यूब्यूल्स और एक्सक्रीशन सिस्टम। फ्रेंड्स, मेल पिजन ट्यूब्यूल्स जो है इंसेक्ट एक्सक्रीशन सिस्टम की सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है। अब हम बात करेंगे कि मेल पिजन ट्यूब्यूल्स इंसेक्ट की बॉडी में क्या फंक्शन है, उसका क्यों इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, जो जितने भी इंसेक्ट की बॉडी में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको मेजरली जो बॉडी से बाहर निकालने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो मेल पिजन ट्यूब्यूल्स है। फ्रेंड्स, हम इस पूरे सेशन के इस पूरे सेशन में हम दो चीज़ डिस्कस करेंगे। पहला हम डिस्कस करेंगे मेल पिजन ट्यूब्यूल्स की स्ट्रक्चर और उसके इम्पोर्टेंट एरियाज और उसके इम्पोर्टेंट पार्ट्स, और दूसरा हम डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ मेल पिजन ट्यूब्यूल्स की। मेल पिजन ट्यूब्यूल्स किस तरह से बॉडी से इंसेक्ट की बॉडी में बनने वाले डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस के थ्रू जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको किस तरह से बॉडी से बाहर निकालती है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंसेक्ट की बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, जो मेजरली प्रिंसिपल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो है यूरिक एसिड। तो फ्रेंड्स, जो इंसेक्ट का जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो जनरली इंसेक्ट्स में यूरिक एसिड होता है। तो फ्रेंड्स, ये तो थी हमारी जनरल बात कि हम इस सेशन में किस मैटर पर बात करने वाले हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि मेल पिजन ट्यूब्यूल्स की स्ट्रक्चर कैसे होती है, मेल पिजन ट्यूब्यूल्स के इंपॉर्टेंट पार्ट कौन कौन से होते हैं। तो फ्रेंड्स, जो मेल पिजन ट्यूब्यूल्स है वो मेनली एलिमेंट्री कैनाल के मिडगट और हाइंड गट के जंक्शंस पर प्रेजेंट होती है। फ्रेंड्स, मेल पिजन ट्यूब्यूल्स कुछ इंसेक्ट्स में प्रेजेंट होती है और कुछ इंसेक्ट्स में एब्सेंट होती है। तो जो प्रिमिटिव टाइप के जो इंसेक्ट्स हैं लाइक कोलेम्बोला, थाइसाइनुरा और एफिड, इन सब में मेल पिजन ट्यूब्यूल्स एब्सेंट होती है। तो फ्रेंड्स, जो मेल पिजन ट्यूब्यूल्स है वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। मेल पिजन ट्यूब्यूल्स का जो 2/3 पार्ट है फ्रेंड्स, जो रेड एरिया है ये मैंने 2/3 पार्ट है जो कि डिस्टल पार्ट को शो करता है। ये डिस्टल पार्ट जो है, जो कि 2/3 पार्ट मेल पिजन ट्यूब्यूल्स का कवर करता है, वो होता है डिस्टल पार्ट। और जो डिस्टल पार्ट है, जो डिस्टल एरिया है मेल पिजन ट्यूब्यूल्स का, ये हेमोलिम्फ में फ्रीली मूवमेंट करता हुआ रहता है। और इसके जो ये सरफेस, ये ब्लंट एरियाज होते हैं। फ्रेंड्स, ये इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यही जो पार्ट है ये इंसेक्ट की ब्लड से जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है उनको एब्जॉर्ब करना, जो एब्जॉर्ब किया जाता है वो डिस्टल पार्ट से एब्जॉर्ब किया जाता है। फ्रेंड्स, बाकी जो इसका रिमेनिंग पार्ट है मेल पिजन ट्यूब्यूल्स का, जो 1/3 पार्ट है, 1/3 पार्ट को हम प्रोक्सिमल पार्ट बोलते हैं। फ्रेंड्स, इसमें जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स है, जो डिस्टल पार्ट है, डिस्टल पार्ट की जो इनर लाइनिंग है, जो इंटरनल सरफेस है, इस इंटरनल सरफेस पर हम इसमें हनीकॉम स्ट्रक्चर सेल्स मिलती है। और ये जो प्रोक्सिमल पार्ट है जो कि हमने बताया था कि 1/3 पार्ट है, इस 1/3 पार्ट की जो इनर लाइनिंग है, जो इनर सरफेस है, इस इनर सरफेस पर ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम मिलती है। फ्रेंड्स, इसके साथ में जो प्रोक्सिमल पार्ट है, प्रोक्सिमल पार्ट में सबसे इम्पोर्टेंट मैं जो अपना एक्सक्रीशन सिस्टम का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम प्रोक्सिमल पार्ट में प्रेजेंट होता है। फ्रेंड्स, कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम का जो मेन फंक्शन है वो मेन फंक्शन है प्रेसिपिटेशन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम यूरेट्स। तो फ्रेंड्स, ये तो हमने बात की अभी तक जो जनरल स्ट्रक्चर है मेल पिजन ट्यूब्यूल्स की और जो उसके फंक्शनल एरियाज है, कौन कौन से उसमें सेल्स होती है, कितना एरिया, कितना कौन सा पार्ट कवर करता है, वो अभी तक हमने इसमें देखा है। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि फिजियोलॉजी की, किस तरह से इंसेक्ट मेल पिजन ट्यूब्यूल्स जो है इंसेक्ट की बॉडी से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को एब्जॉर्ब करती है और किस तरह से इंसेक्ट की बॉडी से उनको एलिमिनेट करती है। तो फ्रेंड्स, जो मेल पिजन ट्यूब्यूल्स का मेन फंक्शन है वो इंसेक्ट की बॉडी में विदाउट वाटर लॉस के बिना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को एलिमिनेट करना होता है। तो फ्रेंड्स, अब मैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट एक बात बताना चाहूँगा कि जो इंसेक्ट का ब्लड है जो कि इसकी पूरी बॉडी में फैला हुआ रहता है, जिसको हम हीमोलिम्फ में जो इंसेक्ट का ब्लड है, अब हीमोलिम्फ में ब्लड के साथ साथ उस ब्लड में यूरिक एसिड जो कि हमारा प्रिंसिपल वेस्ट प्रोडक्ट है, यूरिक एसिड के साथ साथ उस ब्लड में आयंस भी होते हैं, कार्बोनेट्स भी होते हैं, डिफरेंट साल्ट्स भी होते हैं, अमीनो एसिड्स भी होते हैं, डिफरेंट अदर केमिकल सब्सटेंसेस भी होते हैं। तो फ्रेंड्स, जो यूरिक एसिड है वो वाटर इनसोल्यूबल है। वाटर इनसोल्यूबल होने की वजह से मेल पिजन ट्यूब्यूल्स डायरेक्ट यूरिक एसिड को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। तो फ्रेंड्स, जो यूरिक एसिड है वो हेमोलिम्फ में जो कार्बोनेट्स
जो सोडियम और पोटेशियम कार्बोनेट्स होते हैं, उन सोडियम और पोटेशियम कार्बोनेट्स के साथ में केमिकल रिएक्शंस के थ्रू सोडियम और पोटेशियम यूरेट्स बनाता है। फ्रेंड, मैं दोबारा बताना चाहूँगा कि जो यूरिक एसिड है वाटर इनसोल्यूबल होता है और हीमोलिम्फ में मिलने वाले सोडियम और पोटेशियम कार्बोनेट्स के साथ में मिलकर सोडियम और पोटेशियम यूरेट्स बनाता है। ये जो सोडियम और पोटेशियम यूरेट्स है वो वाटर सोल्यूबल होते हैं। वाटर सोल्यूबल होने की वजह से ये जो है ये सोडियम और पोटेशियम यूरेट्स है, फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है, सोडियम और पोटेशियम जो यूरेट्स है वो डिस्टिल पार्ट के थ्रू मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स में एब्जॉर्ब किए जाते हैं। तो वाटर सोल्यूबल होने की वजह से सोडियम और पोटेशियम यूरेट्स को मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स का जो 2/3 पार्ट है, जो डिस्टिल पार्ट है, वहाँ से इसको एब्जॉर्ब किया जाएगा। अब सोडियम और पोटेशियम यूरेट्स को एब्जॉर्ब करने के बाद में जो इसकी डायरेक्शन होती है वो डिस्टिल पार्ट टू प्रोक्सिमल पार्ट की तरफ होती है। मतलब अब ये जो सोडियम और पोटेशियम यूरेट्स थे जो कि एब्जॉर्ब किए गए थे डिस्टिल पार्ट के थ्रू, अब डिस्टिल पार्ट से प्रोक्सिमल पार्ट की तरफ आएंगे। तो प्रोक्सिमल पार्ट की तरफ जब आएंगे तो प्रोक्सिमल पार्ट में आने के बाद में यहाँ पर जो कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है, कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के साथ जब ये कंबाइन होते हैं, जब ये इनकी रिएक्शन होती है, तब ये सोडियम और पोटेशियम यूरेट्स हैं, ये यूरिक एसिड प्लस सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट्स में दोबारा डिवाइड हो जाते हैं। यहाँ पर सोडियम और पोटेशियम कार्बोनेट्स, यहाँ पर इसमें प्रोक्सिमल पार्ट में सोडियम और पोटेशियम यूरेट्स जब आए थे तब वो कार्बनिक एनहाइड्रेज के साथ में रिएक्शन करने के बाद में यूरिक एसिड में चेंज हो जाते हैं और उसके बाद में जो सोडियम और पोटेशियम कार्बोनेट्स थे, इन सोडियम और पोटेशियम कार्बोनेट्स को फिर से हीमोलिम्फ में रिलीज कर दिया जाता है ताकि ये दूसरे साइकिल में काम में आए। तो फ्रेंड्स, इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जो जहाँ पर इनका प्रेसिपिटेशन होता है वो है सोडियम और पोटेशियम यूरेट्स है, वो प्रोक्सिमल पार्ट में, जो मेलपिजियन ट्यूब्यूल का 1/3 पार्ट था, जो प्रोक्सिमल पार्ट है, प्रोक्सिमल पार्ट में आने के बाद में कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के साथ में रिएक्शन करते हैं, उनके उस वजह से इसका प्रेसिपिटेशन हो जाता है। प्रेसिपिटेशन होने की वजह से यूरिक एसिड जो कि हाइंड गट में आगे भेज दिया जाता है और जो सोडियम और पोटेशियम कार्बोनेट है उनको फिर से हीमोलिम्फ में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सोडियम और पोटेशियम कार्बोनेट्स थे उनको हीमोलिम्फ में फिर से रिलीज कर दिया जाएगा और कुछ पार्ट सोडियम और पोटेशियम कार्बोनेट्स का इस एरिया में रहने दिया जाता है। फ्रेंड्स, अब ये सोडियम और पोटेशियम कार्बोनेट्स जब हीमोलिम्फ में दोबारा आ चुके हैं तो ये दोबारा हीमोलिम्फ के साथ में रिएक्शन करेंगे, हीमोलिम्फ में जो यूरिक एसिड है उसके साथ में रिएक्शन करेंगे, फिर से वही साइकिल दोबारा चलेगा। तो फ्रेंड्स, ये साइकिल है, ये हमेशा चलता रहता है। इस तरह से जो हीमोलिम्फ में जो यूरिक एसिड है वो यूरेट्स में चेंज होता है। यूरेट्स वाटर सोल्यूबल होने की वजह से डिस्टिल पार्ट में उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। डिस्टिल पार्ट में एब्जॉर्ब होने के बाद में ये यूरेट्स डिस्टिल पार्ट से प्रोक्सिमल पार्ट की तरफ आता है। प्रोक्सिमल पार्ट में जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है, उस कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये यूरेट्स जो है वो यूरिक एसिड प्लस कार्बोनेट्स में फिर से डिवाइड हो जाते हैं और जो सोडियम और पोटेशियम हमारे पास में कार्बोनेट्स थे उनको हीमोलिम्फ में फिर से रिलीज कर दिया जाता है। तो अब ये साइकिल बार बार चलता रहेगा और जो ये इस समय यूरिक एसिड था जो अब हाइंड गट की तरफ जा रहा है फ्रेंड्स, ये सेमी सॉलिड टाइप का होता है। सेमी सॉलिड मतलब इट इज़ नॉट कम्प्लीटली लिक्विड एंड इट इज़ नॉट कम्प्लीटली सॉलिड। तो अब जब यूरिक एसिड है ये हाइंड गट में आगे की तरफ बढ़ता है तो फ्रेंड्स यूरिक जो एसिड है वो हाइंड गट में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है रेक्टम। जो रेक्टम है, रेक्टम वाले पार्ट में वाटर, साल्ट्स एंड आयंस का एब्जॉर्प्शन होता है। फ्रेंड्स, रेक्टम वाला जो पार्ट है वो इस यूरिक एसिड में से और ज़्यादा वाटर इंपॉर्टेंट आयंस और साल्ट्स का एब्जॉर्प्शन कर लेगा
और जो रिमेनिंग पार्ट है वो कंप्लीटली कंसंट्रेटेड यूरिक एसिड होता है, जिसको एनएस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। फ्रेंड्स, एक बार मैं दोबारा ये साइकिल रिपीट करना चाहूँगा कि जो यूरिक एसिड है वो सोडियम और पोटेशियम कार्बोनेट्स के साथ में रिएक्शन करता है और सोडियम और पोटेशियम यूरेट्स बनाता है। सोडियम और पोटेशियम यूरेट्स जो है प्रोक्सिमल पार्ट में कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में यूरिक एसिड और सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट्स में ब्रेक हो जाते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह से साइकिल कंप्लीटली चलता रहता है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा मेल पिजन ट्यूब्यूल्स की स्ट्रक्चर और मेल पिजन ट्यूब्यूल्स की फिजियोलॉजी। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और ये जो हमारा साइड में जो आपको बेल बटन जो दिख रहा है इसको भी प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारे नए आने वाले वीडियोज़ आपको टाइम पर मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।